बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम इस्लामी तालीमी और वीडियो में बयान कर रहे हैं कि अबुल अब्बास अहमद बिन ताला, जिन्हें अब्बासी खिलाफत के 16वें खलीफा मुतअद्द बिल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, कि दिलचस्प स्वाने हयात का मुताला कर रहे हैं। अबुल अब्बास अहमद बिन ताला 892 से 902 में अपने वफात तक अब्बासी खिलाफत के खलीफा रहे। अल-मुतअद्द अमवाका का बेटा था, जो अपने भाई खलीफा अल-मुतअद्द के दौर में अब्बासी रियासत का रीजन और मौसर हुक्मरान था। एक शहजादे के तौर पर मुस्तकबिल के अल-मुतअद्द ने मुख्तलिफ फौजी मुहम्मात के दौरान अपने वालिद के मतहद खदमात अंजाम दी, खास तौर पर जंच बगावत को दबाने में, जिसमें इसने अहम किरदार अदा किया। जब अल-मुवफ़्फ़क़ जून 891 में वफात पा गए और वारिस अल-मुफीद को पीछे छोड़ दिया, अक्टूबर 892 में जब अल-मुतअद्द का इंतकाल हुआ तो वो तख्त नशीन हुआ। अपने वालिद की तरह अल-मुतअद्द के ताकत के अनुसार फौज के साथ करीबी तल्लुकात पर था। ये सबसे पहले जंच को खिलाफ मुहम्मात के दौरान जालसाजी की गई थी और बाद में इन मुहम्मात में मजीद तकवीत मिली, जिनकी क़यादत खलीफा ने ज़ाती तौर पर की थी। अल-मुतअद्द तमाम अब्बासी खिलाफत के सबसे ज्यादा अस्करी तौर पर फ़आल साबित होगा। अपनी तोनाई और काबिलियत के जरिए वो अब्बासी रियासत को कुछ ताकत और सूबों को बहाल करने में कामयाब हुए, जो इसने गुज़श्ता दहाइयों के बहरान के दौरान खो दी थी। मोहम्मद के एक सिलसिले में इसने जजीरा, ताहूर और जब्बल के सूबों को दोबारा हासिल किया और मशरक में सफारियों और मगरब में तलबंदियों के साथ एक मेल जोल कायम किया, जिसने इनकी अगरचे बड़ी हद तक पुराने नाम खिलाफत के हकीमियत को तस्लीम किया। ये कामयाबियां मईशत को तकरीबन सिर्फ फौज की देखभाल के लिए तैयार करने की कीमत पर हासिल हुई, जिसने नतीजे में मरकजी मालियाती ब्यूरोक्रेसी में तोसी और इक़्तिदार में इजाफा हुआ और खलीफा की हिर्स के लिए देर पर साख में हिस्सा डाला। अल-मुतअद्द मुजरिमों को सजा देते वक्त अपने जालिम के लिए मशहूर थे और इसके बाद की तारीख नगारों ने इसके तशद्दुद के वसी और होशियार इस्तेमाल को रिकॉर्ड किया। इसके दौरे हुकूमत में दारुल-ख़िलाफ़ा को मुस्तकिल तौर पर वापस बगदाद मुंतकिल किया गया, जहाँ वो बड़ी तमीराती सरगर्मियों में मसरूफ रहे। सुन्नी रवायत परसत ऑर्थोडॉक्स के एक मजबूत हामी इसके बावजूद इसने एल्डेस के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रखे थे और कुदरती अलूम में दिलचस्पी रखते थे। उलमा और साइंसदानों के खलीफा क़याफ़त के तजदीद करते थे। इसकी कामयाबियों के बावजूद अल-मुतअद्द का दौरे खिलाफत की किस्मत के देर पर उल्ट फेर को मुतासर करने के लिए बिलाखिर बहुत मुख्तसर था और इसने जिस अबा की क़यादत की, इसका इंसार रियासत की क़यादत में काबिल शख्स की मौजूदगी पर था। इसके कम काबिल बेटे और वारिस अल-मुतकफ़ी के मुख्तसर और दौरे हुकूमत ने फिर भी कुछ बड़े फायदे देखे, खासतौर पर टोलेंट डोमेन्स का इल्हाक, लेकिन इसके बाद के जानशीनों में से इसकी तवानाई की कमी थी। इस नए दुश्मन करमैतियों की शक्ल में नमदूर हुए मजीद बड़ा ब्यूरोक्रेसी के अंदर धड़ेबंदी, जो अल-मुतअद्द के दौर के बाद के सालों में अय्या हो गई थी, आने वाली दहाइयों तक अब्बासी खिलाफत को कमजोर कर देगी, जो बिलाखिर फौजी ताकतों के एक सिलसिले के जरिए बगावत के जेर करने का बायस बने थे। 946 में खरीदारों के जरिए बगदाद की फतह में अल-मुतअद्द की पैदाइश अहमद ताला के बेटे अब्बासी खलीफा मुतवक्किल के बेटों में से एक और दर्रेरा नामी एक यूनानी गुलाम के यहाँ हुई। वफात सितंबर 891 और सूफा में दफन हुई। इसकी पैदाइश की सही तारीख मालूम नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ तौर पर इसकी उम्र 38 या 31 साल की तौर पर दर्ज की गई है। इसकी पैदाइश तकरीबन 854 या 861 में हुई थी। इसके तुर्क मुहावजों के साथ मिलकर 862 और 861 ने अपने सबसे बड़े बेटे अल-मुंतसर को अंदरूनी इंतशार का एक दौर शुरू किया, जिसे खिलाफत के दारुल हुकूमत के तौर पर सामरा में अन्नार्की कहा जाता है, जो कि तख्त पर 870 से 892 में 870 में खत्म हुआ। अहमद के चचा अल-मुतअद्द ताहम अशराफिया तुर्क गुलाम सिपाहियों गुलामान और अहमद के अपने वालिद ताला के साथ झूठ बोलना शुरू कर दिया था। खलीफा के मरकजी फौजी कमांडर ने खलीफा के तर्ज पर अल-मुवफ़्फ़क़ नाम के
اعزاز رکھتے ہوئے خلیفہ حکومت اور ترکوں کے درمیان چیف سالس کے طور پر خدمات انجام دی۔ تالا جلد ہی خلافت کا مؤثر حکمران بن گیا۔ یہ عہدہ 882 سے مضبوط ہوا۔ المتید کی مصر فرار ہونے کی تمام کوششیں اس سے گھر میں نمز کر دیا گیا۔ سامرا میں انارکی کے دوران صوبوں میں خلیفہ کا اقتدار ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 870 کی دہائی تک مرکزی حکومت عراق کے میٹروپولیٹن علاقے سے باہر زیادہ تر خلافت پر مؤثر کنٹرول کھو چکی تھی۔ مغرب میں مصر ترک غلام سپاہی احمد بن طولان کی کنٹرول میں آ گیا تھا، جس نے الموحکل کے ساتھ شام کے کنٹرول پر بھی اختلاف کیا تھا، جبکہ خراسان اور مشرق وسطی کا بیشتر حصہ صفاریوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، جو ایک فارسی خاندان تھا جنہوں نے عباسیوں کے وطار موکلوں تاریوں کی جگہ لے لی۔ اسی طرح جزیرہ نما عرب کا زیادہ تر حصہ مقامی طاقتوروں کے ہاتھوں میں چلا گیا، جبکہ قبرستان میں ایک بنیاد پرست زیدی شیعہ خاندان نے اقتدار سنبھالا۔ عراق میں بھی زنج کی بغاوت افریقی غلاموں کو زرعی علاقے کے باغات میں کام کرنے کے لیے لایا گیا۔ خواہ بغداد کو خطرہ لاحق ہوا اور مزید جنوب میں فرمتین ایک خطرہ تھے، اور اس طرح الموفق کی حکومت ٹوٹتی ہی خلافت کو زوال سے بچانے کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رہی۔ ابن طولون سے مصر اور شام پر علاقے کو وسعت دینے اور موثی حکمرانوں کے طور پر پہچان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ عراق میں خلافت کے بنیادی حصے کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا، جس کا مقصد سفری حملے کو پسپا کر رہا تھا۔ بغداد پر قبضہ کیا اور طویل جدوجہد کے بعد زنج کو زیر کر لیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ قصہ ختم ہوا۔ تو کل انشاءاللہ تعالی اس وقت ہمیں خلافت عباسیہ کے 16ویں خلیفہ ابو العباس احمد طالع الموفق متد باللہ زنج اور طلوع بند کے خلاف مہمات کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔